प्रोफेसर डॉक्टर वी भूषण जी को आमंत्रित करता हूं। आप हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक एवं स्तंभ लेखक हैं। आपने बिहार एवं झारखंड के 2 विश्वविद्यालयों में लगभग 40 वर्ष अध्यापन कार्य किया है। साथ ही आप जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आशा करते हैं कि आपकी वाणी से हम सब लाभान्वित होंगे। आपका विषय है भारतीय साहित्य और भारतीय लोकतंत्र। इस उद्घाटन सत्र के अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष शिबू वीपी जी, भाई अरविंदाक्षन जी, डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी, सिंधु टीआई जी और प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, शांति नायर जी, सैयद मुबीन जहरा जी, भरत प्रसाद, शशि मुदिराज, विक्रम जी, विशाल विक्रम और इस सभागार में उपस्थित सभी अध्यापकगण, अध्यापिकाओं, शोधार्थियों और छात्र छात्राओं। लगभग 15 वर्ष पहले इटावा के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जब एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय लोकतंत्र और आधुनिक हिंदी साहित्य पर आयोजित हो रही थी, तो उस पर मैंने बीज वक्तव्य दिया था और उसके बाद केरल में यहाँ सेंट पीटर्स कॉलेज में हिंदी विभाग की रजत जयंती के अवसर पर भारतीय लोकतंत्र और साहित्य, हिंदी और मलयालम साहित्य का संदर्भ शीर्षक विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपने मुझे उद्घाटन वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व, लोकतंत्र के जो 4 घटक हैं, 4 स्तंभ, उसमें सभी सबसे अधिक सुप्रीम कोर्ट पर यह दायित्व है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करे और भारतीय संविधान की रक्षा करे। और आप में से अवश्य कुछ लोग यह जानते होंगे कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, करण थापर ने वायर के लिए दुष्यंत दवे से जो इंटरव्यू लिया था, और आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में जो कुछ गिने चुने एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके दुष्यंत दवे हैं, वो इस इंटरव्यू में फपक फपक कर फूट फूट करके रो रहे थे। 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक के मध्य में इस आवश्यक और सार्थक विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह आयोजन मेरे लिए विशेष रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय एक खास राजनीति लोकतंत्र का गला घोंट रही है और साहित्य लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई कई रूपों में लड़ रहा है। डेमोक्रेसी ऑन ट्रायल, मेजोरिटेरियनिज्म एंड डिसेंट इन इंडिया, जो यह हसन की किताब अभी मुश्किल से 2 महीने पहले प्रकाशित हुई। दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में पिछले 8-10 वर्ष से रखा जा रहा है। लोकतांत्रिक जो देशों की जो स्थिति है, उसका बहुत अच्छे ढंग से उसकी रिपोर्टिंग बीडेम इंस्टीट्यूट करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इसने लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 में जो मार्च में आया है, भारत को सबसे खराब तानाशाहों में एक रखा है, वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटाइजर्स। 2023 में चुनावी लोकतंत्र में जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उसमें भारत का स्थान 108वें नंबर पर था। और अगर हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि 2014 से पहले ये भारतीय लोकतंत्र
कितने क्रम पर ये था। राजनैतिक व्यवस्थाएं जितनी अधिक हैं दुनिया में लंबे समय से, और जितनी भी शासन पद्धतियां हैं, उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही महत्वपूर्ण माना गया है कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पर अब उसके भीतर से फांसीवादी शक्तियां जन्म ले रही हैं, और स्टीन लेवित्स्की और डैनियल जिवलेट की पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई थी, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, व्हाट हिस्ट्री रिवील्स अबाउट आवर फ्यूचर। इस समय भय सर्वत्र व्याप्त है, कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थुसीडाइडस ने भय को लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह कहा था 2500 वर्ष पहले। डेमोक्रेसी शब्द जिस ग्रीक शब्द डेमोस से उत्पन्न है, उसका अर्थ जनसाधारण है, और क्रेसी का अर्थ शासन है। लोकतंत्र की प्रथम निर्माण रचना का श्रेय प्राचीन ग्रीक को है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्राचीन यूनानी कानून विद क्लिस्थनीज ने प्राचीन यूनान के संविधान में सुधार कर दुनिया में पहली बार लोकतंत्र का आरंभ किया। उन्हें लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, और इस लोकतंत्र ने दुनिया को प्रतिनिधिक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मार्ग दिखाया। लोकतंत्र के जितने भी प्रकार हैं, उसमें केवल 2 प्रकार प्रमुख माने जाते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और प्रतिनिधिक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण अभी दुनिया में फ्रांस और स्विट्जरलैंड है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का सर्वाधिक शुद्ध, व्यावहारिक एवं यथार्थवादी रूप है। इसमें हम सीधे प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो निर्णय लेते हैं। मतदान प्रणाली के जरिए ही इनका चयन होता है। भारत तथा अमेरिका में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना। माना तो यह गया है कि ये एक आदिम लोकतंत्र भी है, प्रिमिटिव डेमोक्रेसी। और जब प्रिमिटिव डेमोक्रेसी के लोग बात करते हैं तो जाहिर है कि आदिवासी समुदाय जो है वहाँ तक चले जाते हैं। उनके अपने नियम, कायदे, कानून हुआ करते थे, जो बहुत लघु समुदाय था और गांवों में मौजूद था। झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा ने जब 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो नेहरू ने बनाया था, को झारखंड को स्वतंत्र राज्य देने के लिए जो मेमोरेंडम दिया था, उसमें और उसके पहले संविधान सभा में साफ शब्दों में कहा था कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हम सबसे पहले पृथ्वी पर लोकतांत्रिक मूल्यों के संस्थापक हैं। वहाँ किसी प्रकार की कोई डिस्पैरिटी है ही नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अक्सर ऐसा हुआ है हमारे देश में विशेषता कि लोग समझते हैं कि लोकतंत्र पर बात करने का अधिकार पॉलिटिकल साइंस के छात्रों, शोधार्थियों और अध्यापकों को है या राजनीतिक विदों को है। ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक दृष्टि और शासन पद्धति ही नहीं है, वह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टिकोण भी है। साहित्य का लोकतंत्र से संबंध राजनीति से कहीं अधिक है। साहित्य अपने स्वभाव से ही लोकतांत्रिक है। वहाँ लोकतांत्रिक दृष्टि, चेतना और मूल्य विराजते हैं। अब राजनीति में लोकतंत्र तो एक शासन पद्धति भी नहीं है, कार्य पद्धति भी नहीं। वहाँ विरोधियों का, असहमति के स्वरों का सम्मान नहीं है। जब संसद में सांसदों को, विरोधी दल के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा हो, माइक बंद किया जा रहा हो, हम समझ सकते हैं कि जिन पर लोकतंत्र की रक्षा का, लोकतंत्र के मूल्यों के निर्वाह का दायित्व था,
लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता का दायित्व था, वे लोकतंत्र के भक्षक हैं। केवल साहित्य लोकतंत्र का रक्षक है, केवल साहित्य या फिर कलाएं या फिर संस्कृतियां, राजनीति नहीं। आप तुलनात्मक दृष्टि से, कंपैरेटिव दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि ये दल भारतवर्ष में अभी शायद भारत की संसद में 36-37 राजनीतिक दल हैं। किसी भी राज्य से किसी भी दल को, क्षेत्रीय दल हो, प्रांतीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, उठाकर अगर आप उसका विवेचन करें तो कह सकते हैं कि कुछ दलों में थोड़े से लोकतांत्रिक मूल्य बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा कृपया आप मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि भारतवर्ष में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का 100% निर्वाह कर रहा हो। यानी वहाँ जो हमसे असहमत हैं उनको गले लगाया जा रहा हो। इस संवादहीन समय में यह आयोजन मेरे लिए, फिर मैं दोहराता हूँ, इसलिए महत्वपूर्ण है कि साहित्य ही लोकतंत्र का रक्षक है। राजनैतिक लोकतंत्र की हालत, जिसे आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, एक लिटरेरी डेमोक्रेसी भी है, कल्चरल डेमोक्रेसी भी है। राजनैतिक लोकतंत्र की हालत पतली है। जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के विकास में बाधक है और सारे चुनाव, केंद्र के हों या राज्य के, एकाध अपवाद को छोड़कर लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के, जाति और धर्म के आधार पर ही लड़े जा रहे हैं। भारत एक बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। इसलिए इस देश में न तो कोई एक भाषा थोपी जा सकती है, चाहे वह हिंदी ही क्यों न हो, न कोई एक संस्कृति थोपी जा सकती है, और न कोई एक धर्म थोपा जा सकता है, क्योंकि यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्म के अनुयायी हैं और अनेक संस्कृतियाँ हैं। यही वह बात है जिससे हमारी हस्ती आज तक नहीं मिटी, जबकि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। और आज स्थिति यह है कि इसी हस्ती को मिटाने वाली शक्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिटलर ने चुनाव से ही सत्ता प्राप्त की थी। देवाशीष राय चौधरी एवं प्रोफेसर जॉन कीने की पुस्तक टू किल ए डेमोक्रेसी, इंडियाज पैसेज टू डेस्पोटिज्म बहुत पहले की पुस्तक नहीं है। 2014 के बाद भारत में सैकड़ों लेख लोकतंत्र को लिखे गए हैं और 20 अच्छी किताबें लोकतंत्र पर 2014 के बाद भारतवर्ष में प्रकाशित हुई। विदेशों की बात हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। भारत में लोकतांत्रिक प्रयोग और स्थिति पर केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी भी लिख रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की पिछले वर्ष एक किताब प्रकाशित हुई है, इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी, द लाइफ ऑफ ए नेशन थ्रू इट्स इलेक्शन। और देखिए कि रिचर्ड जे कोहन की भी किताब लगभग इसी शीर्षक से प्रकाशित हुई है, इंडियाज एक्सपेरिमेंट विथ डेमोक्रेसी, ए लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ध्यान देने की बात यह है कि जब दुनिया में नई वैश्विक अर्थव्यवस्था, न्यू ग्लोबल इकोनॉमी निर्मित और विकसित हुई, मुख्यतः 1990-91 से, जिसके चिन्ह 80 के दशक के मध्य में दिखाई पड़ रहे थे, उसके तुरंत बाद से ही लोकतंत्र पर पड़ने वाले आसन्न संकट की पहचान कर ली गई थी। 1995 में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर विलियम E. हटसन की एक किताब आई, अमेरिकन डेमोक्रेसी इन पेरिल। बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, की जब विदाई हो रही थी तो बराक ओबामा ने अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका को बचाने की ज़रूरत है कि अमेरिकी लोकतंत्र बचा रहे। अमेरिकी लोकतंत्र पर सैकड़ों लेख लिखे गए हैं, पेरिल में हैं, मुश्किल है। और अब
वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, आगे आने वाले दिनों में हम देखें तो यह प्रकाशित हुई थी। अर्थशास्त्र में जिसे हम वित्तीय पूंजी कहते हैं, फाइनेंस कैपिटल, याराना पूंजी कहते हैं, क्रोनी कैपिटल, बाजार पूंजी कहते हैं, मार्केट कैपिटल, और कारपोरेट पूंजी कहते हैं, कारपोरेट कैपिटल के दौर में लोकतंत्र पर संकट सबसे अधिक बढ़ा है। यह औद्योगिक पूंजी के दौर में नहीं था, लेकिन हिंदी के कवियों और लेखकों को देखिए कि औद्योगिक पूंजी के दौर में, या जिसे आप राजकीय पूंजी कहते हैं, स्टेट कैपिटल, उसके दौर में उन्होंने पहचान कर ली थी बहुत अच्छे ढंग से। नागार्जुन ने कविता लिखी थी 1965 में, भरत भूमि में प्रजातंत्र का बड़ा हाल है। इस तरह से मलयाली साहित्य, यहाँ भी भारतवर्ष की किसी भी भाषा में लिखा जाने वाला साहित्य क्यों न हो, मुझे ऐसा लगता है कि वह सदैव से लोकतंत्र का समर्थक रहा है, विशेषतः कविताओं में, कहानियों में, उपन्यासों में। इसका अगर सूक्ष्म दृष्टि से परिवीक्षण किया जाए तो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और एडमंड बर्क ने 18वीं शताब्दी में जिस प्रेस को चौथे स्तंभ के रूप में शामिल कर दिया था, आप ये देखें, मलयाली साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो या तमिल साहित्य हो, सब में इसकी ध्वनियाँ कमोबेश रूप में हमें देखने को मिल जाएंगी। लोकतंत्र संबंधी गांधी और हिंदी के लेखकों या भारतीय लेखकों की विचार दृष्टि पर कम ध्यान दिया गया। मेरी जानकारी में हिंदी में एक ऐसा मुकम्मल लेख नहीं है जिसमें गांधी की लोकतांत्रिक दृष्टि और प्रेमचंद की लोकतांत्रिक दृष्टि पर विचार किया गया हो। गांधी ने हिंद स्वराज में ब्रिटिश संसद को वेश्या कहा था। उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ यह था कि शासन पद्धति में सर्वाधिक कमजोर को भी सर्वाधिक शक्तिशाली की तरह समान अवसर प्राप्त हो। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र को डाइल्यूटेड फासिज्म कहा था, गांधी ने, जबकि अरस्तु उदारता को लोकतंत्र का मूल कहते थे, और अब्राहम लिंकन ने इसे जनता से जोड़कर देखा था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोकतंत्र का यह जो लिंकन वाला अर्थ है वह समाप्त हो रहा है, और आप चाहें तो अब यह कह सकते हैं कि यह कारपोरेट के द्वारा और कॉरपोरेट के लिए है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्रे सैच्स ने अपनी पुस्तक द प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन में अमेरिकी लोकतंत्र को 2011 में कारपोरेटोक्रेसी के रूप में देखा था। दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में भारतीय कारपोरेटों ने 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले 2010 और 11 में ही मंच से यह कहा था कि भारतवर्ष का भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए। चुनाव को अंबेडकर ने लोकतंत्र का मात्र एक उपकरण कहा था, लेकिन पूरा भारतीय लोकतंत्र और दूसरे देशों का भी लोकतंत्र चुनावी लोकतंत्र में सिमट कर रह गया है, संकीर्ण हो गया है, और लोकतंत्र का जो व्यापक अर्थ है वह कहीं खो गया है। अब चुनाव ही सब कुछ है, क्योंकि इससे सत्ता प्राप्त होती है, और सत्तासीन होकर के कुछ भी किया जा सकता है। आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहा जा सकता है। हम सब अक्सर चीज़ों को, उसमें साहित्य के लोग अच्छी तरह से शामिल हैं, कि चीज़ों को एकांगी दृष्टि से और खंडित दृष्टि से देखने के अभ्यस्त हो चुके हैं। पुरस्कार वापसी आंदोलन, जिसमें मलयाली के भी लेखक थे, भारतवर्ष की जितनी भाषाएं हैं सबके कवि, लेखक, साहित्यकार, फिल्मकार वगैरह मौजूद थे। यह 2015 में आरंभ हुआ था, और 3 वर्ष बाद 2018 में 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों ने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जनता को बताया था कि देश से लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अगर हम आपसे कहने के लिए ना आते तो हम अपने को अपराधी महसूस करते। और उन 4 वरिष्ठतम जजों में से एक बाद में मुख्य न्यायाधीश हुए, रंजन गोगोई, जो बाद में राज्यसभा के सदस्य हुए। अब स्थिति यह है
कि जो आरएसएस सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आलोचना करता है, सवाल करता है, लोकतंत्र से जुड़े सवाल करता है, संविधान की रक्षा की बात करता है, उसे राष्ट्रद्रोही और माओवादी कह दिया जाता है। उस पर मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, जेलों में डाल दिया जाता है, और जो साहित्यिक स्वर हैं, आवाज़ें हैं, उसको चुप कराया जाता है जहाँ प्रतिरोध और संघर्ष है। लोकतंत्र की रक्षा व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता की रक्षा है, संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के तहत है, ये उसकी रक्षा है। रचनात्मक साहित्य का ही नहीं, आलोचना का भी लोकतंत्र से निकटतम संबंध है। 80 के दशक के पहले कविता का, साहित्य का, आलोचना का, कथा साहित्य का, उपन्यास का लोकतंत्र से संबंध भारतीय साहित्य में, हिंदी हो या मलयालम, शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। स्वाधीनता आंदोलन के समय ही हिंदी में ही नहीं, मलयालम सहित अन्य भारतीय भाषाओं में भी हमें लोकतांत्रिक सवाल दिखाई देंगे। हम स्वतंत्र रूप से उपन्यास और लोकतंत्र, कहानी और लोकतंत्र, कविता और लोकतंत्र, नाटक और लोकतंत्र, आलोचना और लोकतंत्र पर बात कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में अभी तक एक ही महत्वपूर्ण लेख है उपन्यास और लोकतंत्र पर, मैनेजर पांडे का, एकदम कसा हुआ, सुगठित, जिसे हम कह सकते हैं। विविध साहित्य रूपों में, साहित्य रूप कोई भी हो, जीवनी हो, आत्मकथा हो, नाटक हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, कथेतर साहित्य हो, जो भी लीजिए, लोकतंत्र वहाँ प्रकट होता है, मौजूद रहता है। उसे समझने, पहचान करने की दसों बीसों साहित्यिक कृतियों और साहित्यकारों के नाम, कवियों के नाम, कहानीकारों और उपन्यासकारों के नाम, यहाँ राकेश बैठे ही हुए हैं, अच्छे खासे हिंदी के कहानीकार हैं और उपन्यासकार हैं, भरत बैठे हुए हैं, आशीष बैठे हुए हैं, कवि भी हैं, अध्यापक भी हैं, आलोचक भी हैं। एक लंबी नाम सूची गिनाई जा सकती है जिसका विशेष अर्थ नहीं है। विशेष अर्थ यह है मेरी दृष्टि में कि उन स्वरों की पहचान की जाए, क्योंकि लेखकों में हम लोकतांत्रिक मानसिकता को देखते हैं, जो सहिष्णुता की संस्कृति, ये मैनेजर पांडे का वाक्य है, जो सहिष्णुता की संस्कृति, दूसरों का सम्मान, दूसरों के अंतरों का स्वीकार, विचारों की अनेकता का आदर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तत्परता विकसित करती है। आज स्थिति यह हो गई है साहित्य के क्षेत्र में कि अगर हम आपसे असहमत हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें अपना शत्रु मान लेते हैं। दुर्गंध फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, सर्वत्र फैलती है, सुगंध तो कुछ जगह सिमट करके रह जाती है। साहित्य सदैव सत्य, न्याय, नैतिकता और बहुवचनात्मकता के साथ है, राजनीति इसके विपरीत है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय लोकतांत्रिक मूल्य है, और इन्हीं चार कसौटियों पर आप हिंदी साहित्य को देखिए या किसी भारतीय भाषा के साहित्य को, तो आपको लगेगा कि कुछ कवियों, लेखकों में एक दो मौजूद है, कुछ में तीन मौजूद है, कुछ में चारों उसमें मौजूद है। लोकतांत्रिक सोच, दृष्टि, कार्य पद्धति, आचरण, विचार, मूल्य की प्रतिष्ठा साहित्य में है, न कि राजनीति में। साहित्य बेशुमार रंगों के फूलों का उपवन है, जिसकी सुगंध भी कई रूपों में है। राजनीति से सुगंध गायब हो चुकी है, उसके बाद क्या बचता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लोकतंत्र में अनेकता, अनेक रूपता, विविधता और बहुवचनता का स्वीकार है, जो साहित्य रूपों में सर्वाधिक उपन्यास में। उपन्यास और लोकतंत्र दोनों का जन्म आधुनिक काल में हुआ। मैनेजर पांडे ने विस्तार से जिस तरह इन दोनों के संबंध पर विचार किया है, वैसा कविता और लोकतंत्र, नाटक और लोकतंत्र एवं आलोचना और लोकतंत्र पर विचार नहीं हुआ है। साहित्य में, हिंदी साहित्य हो या और कोई साहित्य, वहाँ लोकतंत्र की उपस्थिति विविध रूपों में होती है। उपन्यास में दृष्टि और स्वरों की अनेकता होती है। कोई भी उपन्यास लिख लीजिए। प्रेमचंद जब उपन्यास लिख रहे थे तो उपन्यास का एक नैरेटिव स्ट्रक्चर था। मैला आंचल में रेणु ने उस नैरेटिव स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। विकास अब देखिए, केवल वहीं देखिए गोधान में ही, उसका नामोल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो बहुत महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृति है।
उपन्यास में दृष्टि और स्वरों की अनेकता होती है, साहित्य में ऐसी अनेकता सर्वाधिक है। घटना हो या दृश्य, पात्र हो या स्थान, प्रश्न हो या जिज्ञासा, अनुभव हो या विचार, वहाँ सब शामिल होते हैं और सबका कोई एक रूप रंग नहीं होता, अनेक रूप रंग होते हैं। राजनीति में कट्टरता होती है, साहित्य में नहीं। साहित्य सदैव लोकतांत्रिक है, अपने रूप स्वरूप में, अपने लक्षण अविलक्षण में, अपने लेखन और अपने वाचन में। लेखक किसी एक का चुनाव नहीं करता, वहाँ प्लुरलिटी है, बहुवचनात्मकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रेम्बुल का पहला शब्द है हम, वी, सब कुछ। इस वी में सवर्ण अवर्ण, दलित ब्राह्मण, गरीब धनी, गांव कस्बा नगर शहर महानगर, सब अपाहिज, सब आ जाते हैं इस हम में। हमें लगता है कि संविधान का यह जो उद्देशिका का पहला शब्द है, पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक आक्रमण उसी हम पर हो रहा है, वी पर हो रहा है, प्लुरलिटी पर हो रहा है। ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब है। राजनीति में लोकतंत्र शासन पद्धति है, विचार पद्धति और कार्य पद्धति नहीं है। अब वह शासन पद्धति भी नहीं है। लोकतंत्र के भीतर से फांसीवाद का जन्म एक खास समय में हुआ, लेकिन इसकी पहचान बहुत पहले लोगों ने कर ली थी और महात्मा गांधी इसके अनमोल उदाहरण के रूप में आते हैं। अधिनायकवाद और बहुसंख्यकवाद का आगमन हो चुका है, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है, बाधक है। चुनाव इससे जीता जा सकता है, सरकारें बनाई जा सकती हैं, पर लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। आज शासन पद्धति कहने के लिए मात्र लोकतांत्रिक है। और आप देखें, चुनाव के बारे में, लोकतंत्र के बारे में प्रेमचंद ने जो कहा है वो अद्भुत है। और केवल अगर उपन्यास पर बात अगर करें, प्रेमचंद ने हंस के संपादकीय में, जागरण की टिप्पणियों में, अपनी कहानियों में, उपन्यासों में, यहाँ तक कि 1923 में प्रकाशित संग्राम नाटक में उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, उसे देखिए। प्रेमचंद स्पष्ट रूप से उसका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ये धनिकों की चीज़ है। ये गोदान में मिर्ज़ा खुर्शीद ने तनख्वाह से कहा, मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। मेरा बस चले तो काउंसिलों में आग लगा दूं। और आप ये देखिए, प्रेमचंद के समय तक प्रांतीय विधानसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ था। यह 1937 में हुआ था। प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ, लेकिन उनके समय में 1920 से ये शुरू हुआ था काउंसिलों का चुनाव। 3-4 काउंसिलों के चुनाव हो चुके थे और प्रेमचंद उस पर लिख रहे थे। उन्होंने लिखा कि काउंसिलों में मेरा बस चले तो काउंसिलों में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए। आप किसी भी राज्य की विधानसभा के जो विधायक हैं, उसकी लिस्ट निकाल करके आप देखिए, संसद में देखिए, आपको अधिक करोड़पति ही मिलेंगे। संसद में 80% से अधिक करोड़पति। अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है, उसमें जो एक विधायक जीता है एक पार्टी विशेष से, उसकी आय 4,325 या 336 करोड़ रुपए है, उसकी कुल संपत्ति। और 2019 के चुनाव में उसने जो भरा था, उससे 116 या 126% संपत्ति जो है वो बढ़ गई। करोड़पति भारत की संसद में, राज्य की विधानसभाओं में मौजूद हैं। प्रेमचंद रेणु और श्रीलाल शुक्ल से लेकर शिवमूर्ति के ताज़ा उपन्यास अगम बहे दरियाव तक को देख लीजिए। वहाँ हमें लोकतंत्र की आलोचना, कहीं न्यायपालिका की, अगम बहे दरियाव,
हिंदी का अकेला उपन्यास है जिसमें न्याय और न्यायपालिका की बात सबसे अधिक कही गई है और उसका एक स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। रघुवीर सहाय ने अपने समय में लिखा था, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे। और यह उस समय जबकि एक प्रकार से जिसको एक क्या कहते हैं, एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी राज्य का, लगभग उस तरह थोड़ा बहुत दिखलाई पड़ता था वो नेहरू के समय में और बाद में इंदिरा के समय में भी। देखिए, लोकतंत्र पर कोई भी बात बिना राजनीति के नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस सब का उल्लेख कर रहा हूँ। तो धूमिल ने लिखा, सब ने लिखा, जहाँ खोजिएगा वहीं लिखा। धूमिल ने लिखा, अपने यहाँ संसद तेली का वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। बख्तिन ने उपन्यास में दृष्टियों और स्वरों की जिस अनेकता की बात कही, अब आप देखिए उपन्यास में भाषाएं आ रही हैं। हिंदी उपन्यास का अध्ययन इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि पिछले 10 वर्ष में केवल हिंदी की बोलियों का ही नहीं, कृष्णा शोभती ने पंजाबी को तो ला करके रख दिया ना, बहुत सारे बंगाली लेखिकाओं ने बांग्ला के शब्द ला करके रख दिए। अब देखिए, गुजराती के शब्द हैं, हो सकता है कि हमने उस दृष्टि से देखा नहीं है, कुछ हिंदी उपन्यासों में संभावना कम है, लेकिन जो यहाँ रह करके लिख रहे हैं केरल में, तो उसमें मलयाली के शब्द भी आ जाएंगे। आप ये देखिए, साहित्य हमें उदार बनाता है, राजनीति हमें अनुदार कर रही है। बेसिक सवाल यही है। बख्तिन ने उपन्यास में, मैं समाप्त कर रहा हूँ 5 मिनट में, बख्तिन ने उपन्यास में दृष्टियों और स्वरों की जिस अनेकता की बात कही है वह लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण है। लोकतंत्र में जितना राइट, जितना अधिकार मुझे बोलने का है, उतना ही यहाँ ऑनर्स में अगर पढ़ रहा कोई छात्र और छात्रा है उसे भी उतना ही अधिकार। जितना मुझे बोलने का अधिकार है उतना ही उसे सवाल करने का अधिकार है। अगर हम उसके सवाल को बंद करते हैं, लोकतंत्र के स्पेस को हम कम करने लगते हैं। आज़ादी के 77 वर्ष बाद सामान्य जनता, किसान, मजदूर, वंचित, स्त्री, उपेक्षित, तिरस्कृत जीवन कष्टकर है। जो कहते हैं कि कष्टकर नहीं है, वे इस सवाल का जवाब दें कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अन्न क्यों दिया जा रहा है। इसी कारण शासक वर्ग साहित्य की उपेक्षा करता है, कविता की उपेक्षा करता है। कवियों को फांसी दी गई है, आजीवन कारावास दिया गया है, जेल में डाला गया है। एक नहीं, शानदार उदाहरण है 20वीं शताब्दी से लेकर नाजिम हिकमत को, तुर्की का बहुत बड़ा कवि और 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से एक। आप देखें कि नाजिम हिकमत के साथ क्या हुआ था। कवियों को जेल में डाला गया, उनकी हत्या की गई। दाभोलकर, कलबुर्गी, पंसारे और गौरी लंकेश की हत्या क्यों की गई? क्या यह लोकतांत्रिक थे? अशोक वाजपेयी ने सबसे पहले कविता का लोकतंत्र की बात की थी। पूर्वाग्रह में उन्होंने आलोचना और जनतंत्र पर आयोजन भी किया था। नामवर ने उस पर थोड़ी चर्चा की है, नामवर सिंह ने। कविता और आलोचना में जनतंत्र की बात वर्चस्व के खिलाफ हुई है, पर मेरा आशय यहाँ भिन्न है। जिस समय शासक वर्ग लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जिस समय लंबे समय से सेव नेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, जिस समय संविधान के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस बुरी तरह लड़खड़ा चुके हैं, उस समय हमारी दृष्टि केवल कवियों, लेखकों, साहित्यकारों, आलोचकों पर जाती है। और केवल उन पर ही नहीं, उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों, शोध करने वाले शोधार्थियों, पढ़ने वाले छात्रों छात्राओं पर जाती है कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आए, असहमति प्रकट करें, प्रतिरोध कर लोकतंत्र को स्वस्थ और सक्रिय करें। टी सिंधु जी को एक बार फिर बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना शानदार विषय चुना और आप लोगों ने मुझे उद्घाटन वक्तव्य के लिए यहाँ आमंत्रित किया। मैं पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर बी बिंदुमोल के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग जो ओवी विजयन पर आधारित है, उसे डॉक्टर विभूषण जी को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। साथ ही सर, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आए और डॉक्टर बिंदुमोल से यह पेंटिंग स्वीकार करें।